Traditional food मटका कुकिंग सक्सेसफुली फेल्ड। राजा रवि वर्मा कुंडलिनी राज्य का शासक था। उन्हें खाने का बहुत शौक था। वो अपने महल के रसोइये से तरह तरह के व्यंजन बनाने को कहते और उन्हें खाकर वो रसोइये की खूब प्रशंसा करते। एक दिन रवि वर्मा रसोइये से, क्यों भाई, तुमने इतना बढ़िया खाना बनाना कहाँ सीखा? तुम्हारा गुरु कौन है? तब रसोइया, महाराज मेरे गुरु श्री भीमसेन जी हैं। मैंने उन्हीं से खाना बनाना सीखा है महाराज। वो जो लकड़ी के चूल्हे में मटके में पकाते हैं, बस बहुत स्वादिष्ट होता है महाराज। तब महाराज, अच्छा तो हमें भी उनके मटके में बनाए हुए व्यंजनों का स्वाद चखने का शौक है। आप हमें अपने गुरुजी के पास ले जाएं। इस तरह वो रसोइया अपने महाराज को अपने गुरुजी भीमसेन के पास ले गया और उनसे परिचय कराया। भीमसेन, महाराज आप जैसे महान मेरे घर पधारे हैं, ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है। लेकिन आप जैसे बड़े लोग यहाँ का खाना खाएं, ये ठीक नहीं है महाराज। इसलिए कल मैं 5 अलग अलग मटकों में 5 अलग अलग किस्म के व्यंजन बनाकर राजमहल भेज देता हूँ महाराज। वो व्यंजन ठंडे होने से पहले ही आपके सामने पेश हो जाएंगे। तब महाराज, ये क्या, हम तो यहाँ खाने आए थे, लेकिन आप ऐसे क्यों कह रहे हैं? ठीक है, ऐसा ही कीजिए, कहकर सब वहाँ से चले गए। तब भीमसेन ने अपने शिष्यों को बुलाया और कहने लगे, कल तुम 5 लोग 5 मटके में मैं जो बनाकर देता हूँ, उसे ठंडा होने से पहले ही राजमहल पहुँचाना होगा। अगर कुछ ऊंच नीच हो गया तो महाराज के क्रोध को तुम नहीं संभाल पाओगे। तब उनमें से लड्डू नाम का शिष्य, जरूर गुरुजी, हम आपकी आज्ञा का पालन जरूर करेंगे। तब भीमसेन, अरे मैं तुम्हें अच्छी तरह जानता हूँ, कब तुम्हारे हाथों से कोई भी वस्तु गिर जाए ये वो भगवान भी नहीं जानता। ऊपर से तुम अंदर ही अंदर जलते हो और तुम्हें घमंड भी है। इस काम पर तुम्हें भेजने के लिए मुझे डर लग रहा है। तब लड्डू, अरे गुरुजी, मैं तो यूं ही मजाक में करता रहता हूँ, आप इसके बारे में चिंता ना करें। आप मुझे एक अवसर देके तो देखें, आपको मुझ पर गर्व होगा गुरुजी। यूं अगले दिन भीमसेन 5 मटकों में 5 अलग अलग व्यंजन बना रहे थे कि तभी लड्डू अपने मन में, किसी तरह मैं बढ़िया सा व्यंजन बनाऊंगा और महाराज के प्रशंसा का पात्र बनूंगा और इन 4 कमीनों के मटके वहां ना पहुंचे, ऐसा करना होगा मुझे। सिर्फ मेरा मटका महाराज तक पहुंचना चाहिए, यूं सोचा। फिर सब एक एक मटका अपने सर पर लेकर वहां से जाने लगे। तब लड्डू एक शिष्य से धीरे से, अरे वाह, अरे ऊपर देखो तो सही, वो परी आकाश में उड़ रही है, कितनी सुंदर लग रही है। जैसे उस शिष्य ने अपने सिर को ऊपर उठाया तो मटका उसके सिर से फिसल के गिरा और टूट गया। बाद में सब धीरे से नदी को पार कर रहे थे। तब लड्डू को पानी में एक कोई काली वस्तु उसके पास आते हुए दिखाई दी। जैसे वो नजदीक आया तब लड्डू, बाप रे, ये तो मगरमच्छ है, अरे मगरमच्छ मगरमच्छ कह के चिल्लाने लगा। बस उस काले वस्तु को देखकर सब डर गए। 2 शिष्यों के सर से फिसलकर मटके पानी में गिर गए, वो भी पानी में बह गए। बाद में लड्डू के साथ एक शिष्य बचा जो आगे जा रहा था। लड्डू धीरे धीरे उसके आगे चला। वहाँ एक लड़का गुलेल के साथ खेल रहा था। तब लड्डू उस लड़के से, क्यों बेटा, क्या तुम्हें गुलेल से निशाना साधना आता है? अगर तूने सही निशाना साधा तो मैं तुम्हें एक सोने का सिक्का दूंगा। तब वो लड़का, ठीक है, मुझे दिखाओ किस पे निशाना साधना है। मेरा निशाना कभी नहीं चूकता, मुझे वो सोने का सिक्का दो। तब लड्डू ने दूर से आ रहे अपने साथी के मटके को दिखाकर कहा, उस मटके को फोड़ो। जैसे ही वो व्यक्ति नजदीक आया, इस लड़के ने गुलेल से निशाना साधा और मटके को फोड़ डाला। ये देखकर लड्डू बहुत खुश हुआ और वहाँ से जाने लगा।
जैसे ही वो राजमहल में प्रवेश हुआ, उसके मन में एक इच्छा पैदा हुई। अरे वाह, अगर ये व्यंजन खाकर राजा खुश हो गए और उन्होंने मुझसे कहा, मांगो, क्या मांगते हो? तो मैं क्या मांगूं? अगर मैंने युवरानी का हाथ मांगा तो क्या राजा मान जाएंगे? वैसे युवरानी कैसे होगी देखने में? कहते हैं कि युवरानी सभा में ऊपर बैठकर लोगों को देखती रहती है। क्या ये सच है? चलो एक बार देख ही लेते हैं। कहकर उसने सिर उठाकर ऊपर देखा। मटके में से थोड़ा सा व्यंजन बाहर निकला और उसके हाथों में गिरने लगा। उससे उसका हाथ जल गया। लड्डू, बाप रे, मेरा हाथ जल गया, हाथ जल गया, कहकर कूदने लगा। तब मटका फिसलकर जमीन पर गिरा और टूट गया। ये देखकर महाराज को बहुत गुस्सा आया। ये क्या हुआ? हम तो कह रहे थे कि हम वहीं खाएंगे, पर तुम्हारे गुरुजी ने कहा नहीं नहीं, मैं राजमहल भेजता हूँ, आप वहीं खाइए। सवेरे से मैं भूखा आप लोगों का इंतजार कर रहा हूँ और तुमने आते ही मटका गिराकर तोड़ डाला। बाकी व्यंजन कहाँ हैं? तब लड्डू, अब वो सारे भी टूट गए महाराज। यूँ कहा। बस महाराज को गुस्सा आया। उसने कहा, सिपाहियों, इसे और इसके गुरु भीमसेन को कारागार में डाल दो और खूब मारो। यूँ भीमसेन और इनके शिष्यों को कारागार में डाला और उनकी खूब पिटाई की। बाद में भीमसेन और बाकी शिष्यों ने मिलकर लड्डू की खूब मरम्मत की। विलेज स्टाइल ब्रोकोली फिश करी। एक गांव में त्यागी नाम का एक बूढ़ा आदमी नदी में मछली पकड़ता था। उसी नदी के पास एक चूल्हा लगाकर फिश करी, फिश फ्राई वगैरह बनाता था। कस्टमर्स उसने पकड़ा हुआ लाइव मछली को सेलेक्ट करके उसे देते थे। त्यागी उनको वहीं पर पकाकर देता था। ऐसे ताजे मछली से फिश करी और फिश फ्राई बहुत स्वादिष्ट होने के कारण कस्टमर्स उसके पास क्यू में खड़े होकर खाते थे। उन पैसों से उनकी बीवी कौशिकी का देखभाल करता था, उसके लिए दवाई खरीद कर देता था। एक दिन उस गांव में एक बड़ा रेस्टोरेंट खुला। तरह तरह के सी फूड आइटम्स रखे थे। उस नया स्वाद के लिए लोग गिर गिर कर खाने लगे। उसकी वजह से त्यागी का विलेज स्टाइल खाना खाने के लिए कोई भी नहीं आ रहे थे। एक दिन त्यागी एक लड़के को बुलाकर, बेटा, इससे पहले तुम हर रोज आकर जवारी का रोटी और मछली का सब्जी खाते थे, आजकल क्यों नहीं आ रहे हो बेटा? तब वो लड़का, तुम्हें अभी तक समझ में नहीं आया है क्या? बाजू में उस नया सी फूड रेस्टोरेंट में चाइनीज, जापानीज, कॉन्टिनेंटल, इटालियन, वैसा तरह तरह के कुजीन्स के साथ डिशेस बना रहे हैं। अब तुम्हारा ये गांव का खाना कौन खाएगा? तब त्यागी, तुमने कहा हुआ नाम मैंने कभी भी नहीं सुना है बेटा। और उस पकवान में अलग तरीके से क्या बनाते हैं? कोई भी प्याज, टमाटर, अदरक और लहसुन का पेस्ट ही तो डालते हैं ना? तब वो लड़का, अरे ओ पागल दादाजी, आप बीसी के जमाने में रह गए हो। फॉरेन कुजीन्स में फॉरेन वेजिटेबल्स, फॉरेन मसाला ही डालते हैं। मतलब लेट्यूस, ब्रोकोली, स्प्रिंग ऑनियंस, चाइनीज सॉल्ट, फ्लेवर्ड कलर्स वगैरह डालते हैं। उसकी वजह से स्वाद पूरा बदल जाते हैं, पता है? इसलिए आप और मेहनत करना बंद करके आपका ये दुकान को बंद कर दो। तब त्यागी सोच में पड़ गया। उस दिन त्यागी शहर में रहने वाला उसका भतीजा गगन को फोन किया। फिर त्यागी, अरे सुनो बेटा, ब्रोकोली का मतलब क्या है? कहकर पूछा। तब गगन, वो तो हमारा कॉलीफ्लावर जैसा होता है मामा जी, मगर वो कॉलीफ्लावर से ज्यादा सॉफ्ट होता है। उसे ज्यादा देर तक पकाने की जरूरी नहीं है, कहा। तब त्यागी, फिर तो मुझे 50 किलो ब्रोकोली भेज दो, मैं तुम्हें पैसे भेजता हूँ, कहा। तब गगन, क्या 50 किलो ब्रोकोली? क्यों मामा जी, वो बहुत महंगा होता है, पता है? तब त्यागी, जितना महंगा होने से भी कोई बात नहीं है रे, बस भेज दो, मैं बताता हूँ। फिर 2 दिन के बाद त्यागी ने ब्रोकोली को एक ठेके में रखकर गली में लेके जा रहा था। उस ब्रोकोली को देखकर लोग हैरान हो गए। तब एक लड़का, क्या है ये दादाजी? कहकर पूछा। तब त्यागी, इसे ब्रोकोली कहते हैं रे, ये विदेश में ही उगता है, मैं इसके साथ फिश करी बनाने के लिए मंगवाया है, आकर खा के देखना एक बार, कहा। तब सब लोगों ने उसका बात सुना। फिर त्यागी ने एक बड़ा सा बर्तन में मछली पकाना शुरू किया।
फिर ब्रोकोली को कटोरी से लेकर उस बर्तन में डाला। फिर वैसे ही ब्रोकोली फिश करी तैयार किया। तब कुछ कस्टमर्स दिलचस्पी दिखा के आने लगे। वो लोग रोटी के साथ उस ब्रोकोली फिश करी को खाए। तब एक आदमी, बढ़िया है, बहुत बढ़िया है, हमारा त्यागी दादाजी भी उस विदेश खाना बहुत अच्छा से बनाया है, कहा। तब दूसरा आदमी, उस चाइनीज यूरोपियन डिशेस से तो ये ब्रोकोली फिश करी ही बहुत बढ़िया है, मगर ये कौन सा स्टाइल का रेसिपी है दादाजी? तब त्यागी, ये बरमूडा स्टाइल ब्रोकोली फिश करी है बाबा, मैंने ही नाम हमारा देश में रखा है, कहा। फिर वो बात सब गांव में फैल गया। बस उस ब्रोकोली फिश करी के लिए लोग उनके ऊपर गिर गिर कर खाने लगे। स्वाद के साथ साथ पेट भी ठीक रहने के वजह से उस ब्रोकोली फिश करी को खूब खाने लगे। त्यागी बहुत सारे किलो ब्रोकोली मंगवाकर उसके साथ फिश करी बनाने लगा। उसकी वजह से उस नया सी फूड रेस्टोरेंट में लोग नहीं जाकर वो बंद हो गया। एक दिन त्यागी की बीवी कौशिकी, आपने वो बरमूडा का रेसिपी कैसे सीखा जी? तब त्यागी, बरमूडा है या मेरा सर है, मैंने जो बनाया वो पक्का विलेज स्टाइल कर रही है, उसमें ब्रोकोली डालकर बरमूडा स्टाइल कहकर उसका नया नाम रखा। आजकल विदेशी नाम नहीं सुनने से हमारे लोग ने खाना ही बंद कर दिया है, अब स्वाद भी है और सेहतमंद भी है, बस, कहा। तब कौशिकी त्यागी का समझदारी को जानकर चौंक गई।